Hello everyone, welcome back to another lecture of the Ancient Indian History series. This is me, Sakshi Jain. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट मगधन एम्पायर, है ना. वी टॉक्ड अबाउट मगधन एम्पायर. मगधन एम्पायर में हमने 3 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था. वन वॉज हरियांका डायनेस्टी, अनदर वन वॉज शेषनाग डायनेस्टी एंड द थर्ड वन वॉज द नंद डायनेस्टी. ठीक है, अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी हमें पढ़नी है दैट विल बी मौर्यन डायनेस्टी. मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत करने से पहले हमें 2 इन्वेजन्स पढ़ने हैं. ठीक है, 2 इन्वेजन्स कौन से हैं? वन इज़ द ईरानियन इन्वेजन. ठीक है, इसी को ही डेरियस इन्वेजन भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि डेरियस वॉज द रूलर एट दैट टाइम ऑफ ईरान. ठीक है, तो डेरियस इन्वेजन भी बोलते हैं या फिर इसी को ही हम पर्शियन इन्वेजन भी बोलते हैं. पर्शियन इन्वेजन. ठीक है, क्योंकि ईरान को ही पहले पर्शिया बोला जाता था. तो ईरानियन इन्वेजन, डेरियस इन्वेजन, पर्शियन इन्वेजन, ये पहला इन्वेजन है. ठीक है, फर्स्ट इन्वेजन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री. ठीक है, ये हमें पढ़ना है, ईरानियन इन्वेजन. फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा मैसिडोनियन इन्वेजन. ठीक है, मैसिडोनियन इन्वेजन भी बोलते हैं, ग्रीक इन्वेजन भी बोलते हैं और अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी बोलते हैं. ठीक है, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन. ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर वॉज द रूलर ऑफ मैसिडोनिया एट दैट टाइम. ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि 6th सेंचुरी से, देखिए 6th सेंचुरी से करीब 3rd सेंचुरी BC. ठीक है, इसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, 6th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में क्या हुआ? ईरान और ग्रीक एम्पायर, ठीक है, ईरान एम्पायर और ग्रीक एम्पायर में राइवलरी थी. ठीक है, कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज एक्वायर करेगा. ठीक है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे वही एम्पायर ज़्यादा विशाल होगा, है ना, ज़्यादा बड़ा होगा. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों में आपस में राइवलरी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज एक्वायर कर पाएँ. और क्या हुआ इसी टाइम पीरियड में, अगर आप भारत देखें तो भारत में जो सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट था, ठीक है, नदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, वेट आई टेल यू. सो इसी टाइम पीरियड में जो सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट था किसका? उत्तर पथ का. ठीक है, उत्तर पथ. देखिए, मैं अभी मौर्यन एम्पायर जब समझाऊंगी तो मौर्यन एम्पायर में आएंगे 2 ट्रेड रूट्स. ठीक है, जो इस टाइम पे डेवलप हुए थे. एक था उत्तर पथ और दूसरा था दक्षिण पथ. ठीक है, जो उत्तर पथ था ये गांधार से होते हुए, गांधार, तक्षशिला, ठीक है, फिर यहाँ पे लाहौर वगैरह से होते हुए, ठीक है, अमृतसर से होते हुए नीचे इधर कौशाम्बी, श्रावस्ती, ठीक है, वाराणसी, फिर यहाँ से होते हुए पूरा पाटलिपुत्रा और लास्ट में ताम्रलिप्ति तक जाता था. ठीक है, ये पूरा उत्तर पथ था. तो हम ये पढ़ेंगे जब आएगा. ठीक है, जब मौर्यन एम्पायर आएगा तो उसमें 2 ट्रेड रूट्स हमें पढ़ने हैं, उत्तर पथ और दक्षिण पथ. तो ये जो उत्तर पथ है इसका जो नदर्न मोस्ट पॉइंट था ये था गांधार. ठीक है, गांधार. अब क्योंकि नदर्न मोस्ट पॉइंट था उत्तर पथ का और दूसरा जो गांधार है वो 2 रिवर्स के बीच में स्थित था. कौन सी? काबुल रिवर और दूसरी इंडस रिवर. ठीक है, काबुल और इंडस के बीच में स्थित था गांधार. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये फर्टाइल रीजन रहा गांधार. ठीक है, और दूसरा क्योंकि उत्तर पथ के नदर्न मोस्ट पॉइंट पे था तो रिसोर्स रिच रीजन था, क्योंकि यहाँ का सारा ट्रेड सबसे पहले गांधार पहुँचता था और गांधार से फिर इधर सेंट्रल एशिया और ग्रीक एम्पायर इधर की तरफ पहुँचता था. ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड कंडक्ट होता था. तो इसका जो उत्तर पथ का लास्ट पॉइंट कौन सा था? गांधार. इस वजह से क्योंकि ये रिसोर्स रिच हो गया, क्योंकि ये रिवर्स की वजह से, क्योंकि ये फर्टाइल रीजन हो गया, तो इसकी इन रीजन्स की वजह से क्या हुआ कि जो ईरानियन एम्पायर है वो ये चाहता था कि हम इस रीजन को एक्वायर कर लें. ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाएं. तो ऐसा ही हुआ. ईरान का जो रूलर था डेरियस, उसने ये रीजन एक्वायर किया. ठीक है, और एक्वायर करने के बाद उसको इतना बेनिफिट हुआ यहाँ से कि अराउंड 1/3 ऑफ द रेवेन्यू, 1/3 ऑफ द ईरानियन एम्पायर का जो रेवेन्यू था वो सिर्फ इसी रीजन से आ रहा था. तो सोचे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए रीजन. ठीक है, तो इसी रीजन के लिए लड़ाई थी इस टाइम पे. ठीक है, किन के बीच में? ईरान सबसे पहले यहाँ पे आया था, ईरान ने एक्वायर की थी ये जगह. और उसके बाद जब ईरान के एक्वायर करने के बाद जब अलेक्जेंडर को ये पता चला तो अलेक्जेंडर भी आया यहाँ पे. ठीक है, ताकि वो ये रीजन एक्वायर कर पाए. और जब वो यहाँ तक आया अलेक्जेंडर तो उसने देखा कि फिर कि यहाँ पे बिहार में मगध एम्पायर तो बहुत बड़ा एम्पायर है. ठीक है, तो क्या हुआ, फिर उसकी इच्छा जागी कि हम मगध एम्पायर को भी एक्वायर कर लें. ठीक है,
तो क्या हुआ, अब यहाँ से क्या हुआ, अब हमें ईरानियन इन्वेजन पढ़ना है, ठीक है। तो द आर्केमेनियन रूलर्स ऑफ ईरान, आर्केमेनियन रूलर्स, उस टाइम पे कौन सा एम्पायर चल रहा था ईरान में, आर्केमेनिड एम्पायर चल रहा था, ठीक है। तो जो आर्केमेनियन रूलर्स थे उन्होंने फ़ायदा उठाया किसका, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे उस टाइम पे डिसयूनिटी थी, कोई एक सॉलिड कंट्रोल नहीं था इस रीजन में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में, जिसका फ़ायदा उठाया किसने, ईरानियन एम्पायर ने, ठीक है। तो अब गांधार का मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दिया कि एक तो ये फर्टाइल रीजन था क्योंकि दो रिवर्स के बीच में स्थित था, कौन सी, काबुल रिवर और इंडस रिवर, ठीक है। और एक रिसोर्स रिच रीजन भी था क्योंकि ये लास्ट पॉइंट था उत्तर पथ का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ के जो रूलर हैं, ईरान के जो रूलर हैं डेरियस वन, ठीक है, जिनको दरिया बाहू भी बोलते हैं, ठीक है, भारत में क्या बोल रहे हैं इनको, दरिया बाहू। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आए, ठीक है, और इन्होंने ये पंजाब, वेस्ट ऑफ इंडस और सिंध वाला रीजन एक्वायर कर लिया, कब, इन 518 BC, ठीक है, 518 BC में इन्होंने ये वाला रीजन एक्वायर कर लिया और इस रीजन को बना दिया अपना 20th क्षत्रपी, 20th क्षत्रपी, ठीक है, 20th क्षत्रपी। अब ये क्षत्रपी क्या है, क्षत्रपी मतलब है मॉडर्न डे प्रोविंस या फिर जैसे आज के टाइम में स्टेट हो गया, ठीक है। तो ये 20th क्षत्रपी बना इनका, और इतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहा इनके लिए कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू, ईरानियन एम्पायर का 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम दिस 20th क्षत्रपी ओनली, ठीक है। तो ये 28 टोटल क्षत्रपीज में से 20th क्षत्रपी बना, ठीक है। तो अब बीइंग द मोस्ट फर्टाइल रीजन इट रिसीव 360 टैलेंट गोल्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रोविंस, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ ईरानियन एम्पायर को ये गांधार रीजन एक्वायर करने से, ठीक है। अब इसके इफेक्ट देखते हैं कि इफेक्ट क्या रहा, ठीक है। ईरानियन एम्पायर जब इंडिया में आया, ठीक है, और उसने यहाँ पे इन्वेजन किया, जब यहाँ पे कैप्चर किया, कॉन्कर करी टेरिटरी, तो इसका इफेक्ट क्या रहा, क्या इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी रहा, ठीक है, या फिर सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट ही रहा, क्या सिर्फ पैसा जा ही रहा था या फिर कुछ बेनिफिट हुआ इंडिया को भी। देखिए, इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, ठीक है, 200 साल तक की इनके बीच में, इंडिया और ईरान के बीच में कॉन्टैक्ट रहा, और इससे फ़ायदा क्या हुआ, इट गेव इम्पीटस टू ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट होगा तो ट्रेड और कॉमर्स भी होगा ही, ठीक है, जाहिर सी बात है। दूसरा क्या हुआ, इट इंट्रोड्यूस्ड द खरोश्ती स्क्रिप्ट इस टाइम पे आई। ये जो खरोश्ती स्क्रिप्ट है ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, ईरान से, याद रखना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। खरोश्ती स्क्रिप्ट कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, ईरान से इंट्रोड्यूस हुई। और ये जो खरोश्ती स्क्रिप्ट है ये कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखी जा रही है, जैसे अराबिक लिखी जाती है, ठीक है, वैसे ही ये स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। और क्या हुआ, देखिए मॉडर्न स्कल्पचर पे जैसे अशोकन पिलर्स हैं तो उसमें क्या होता है, कैपिटल रखे जाते हैं, बेल शेप्ड कैपिटल, ठीक है। तो मैं आपको जब मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर समझाऊंगी तो उसमें आपको पिलर्स दिखाऊंगी कि उसमें जो बेल शेप्ड कैपिटल्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, ईरान से ही इंस्पायर्ड है। सो ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न स्कल्पचर क्या है कि जो मॉडर्न पिलर्स हैं उसमें जो बेल शेप्ड कैपिटल्स हैं वो कहाँ से, वो ईरान से लिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, थ्रू ईरानियन ग्रीक्स केम टू नो अबाउट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया विच इवेंचुअली लेड टू अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, ईरानियन इन्वेजन की वजह से क्या हुआ कि जो इंडिया में कितनी वेल्थ है, ठीक है, इंडिया से कितना बेनिफिट हो सकता है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है कहाँ तक पहुँची, ग्रीक तक पहुँची, और ग्रीक में किसके पास, अलेक्जेंडर के पास पहुँची, जिसकी वजह से फिर अलेक्जेंडर ने अपना ये उद्देश्य बनाया कि अब हम गांधार को कैप्चर करेंगे, ठीक है। फिर गांधार को कैप्चर करने के बाद उसे मगध एम्पायर के बारे में पता चला कि ये तो और बड़ा एम्पायर है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसको इच्छा जागी कि अब हम मगध तक चलेंगे, तो पर क्या हुआ था, उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया था। तो अभी हम स्टोरी समझते हैं अब, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है मैसिडोनियन इन्वेजन, ठीक है, इसको अलेक्जेंडर इन्वेजन भी बोलते हैं, ग्रीक इन्वेजन भी बोलते हैं। कब हुआ था, 326 BC में हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये जैसे कि मैंने आपको बताया 6th to 3rd सेंचुरी BC के अराउंड क्या हुआ कि ग्रीक्स और ईरानियन में राइवलरी हुई, ठीक है, दे फोर्ट फॉर सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर ग्रीक्स ने फाइनली ईरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अलेक्जेंडर की लीडरशिप के अंडर ग्रीक्स ने फाइनली ईरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अब अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एट द 20 ईयर्स ऑफ एज, मात्र 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने थ्रोन को एक्वायर कर लिया, ठीक है, थ्रोन को एक्वायर कर लिया। ही सक्सीडेड हिज फादर फिलिप टू द थ्रोन ऑफ मैसिडोनिया,
ठीक है। एंड आफ्टर कॉन्करिंग द काबुल वैली एंड हिली एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ही रीच्ड ओहिंद नियर अटॉक्ट इन 326 BC। तो 326 BC में ही इसने क्या किया, इसने 326 BC में जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ठीक है, इंडिया का काबुल वैली वाला, ठीक है, मॉडर्न डे अफगानिस्तान वाला, वो वाला जो रीजन है वो इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है, अलेक्जेंडर ने कैप्चर कर लिया। एंड देन दे रीच टू गांधार, देन दे रीच टू तक्षशिला, ठीक है। गांधार की कैपिटल क्या थी, तक्षशिला, है ना। तो तक्षशिला और अभिसार ये यहाँ पे पहुंचे। एंड these the rulers of तक्षशिला एंड अभिसार सबमिटेड टू अलेक्जेंडर, ठीक है। तो इन्होंने तो अपनी हार मान ली, तक्षशिला और अभिसार के रूलर्स ने अलेक्जेंडर के आगे अपनी हार मान ली, बट पोरस रिफ्यूज टू डू सो। पोरस ने हार नहीं मानी और पोरस ने लड़ाई की, ठीक है, युद्ध लड़ा, ठीक है। और इस युद्ध को बोलते हैं बैटल ऑफ वितस्ता और बैटल ऑफ हाइडेस्पस और बैटल ऑफ झेलम, ठीक है। वितस्ता संस्कृत वर्ड है, ऋग्वेदिक नाम है, ठीक है। और जो हाइडेस्पस है, दिस इज अ ग्रीक नेम। एंड झेलम, ठीक है, झेलम इज द मॉडर्न डे नेम ऑफ द रिवर, ठीक है, जिसके पास ये युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पोरस को अलेक्जेंडर ने डिफीट कर दिया, ठीक है। पर क्योंकि उसको बहुत कड़ी टक्कर दी थी, किसको, अलेक्जेंडर को पोरस ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी, तो क्या हुआ, ही वॉज ट्रीटेड जनरसली फॉर हिज ब्रेवरी। तो क्या हुआ कि अलेक्जेंडर ने उसकी जो टेरिटरी थी उसको वापस दे दी कि ठीक है, आप इस पर रूल कर सकते हो, ओके। किसको दे दी, पोरस को दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए, अब यहाँ से क्या हुआ, जब पोरस से लड़ाई की, अब उसके आगे दे वेंट टू सकाला, ठीक है। और यहाँ पे भी इनकी विक्ट्री हुई, किनकी, अलेक्जेंडर की विक्ट्री हुई, ठीक है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद ग्रीक फोर्सेस जब बियास रिवर तक पहुँचे तो उनके सोल्जर्स ने मना कर दिया कि भाई हम अब इससे आगे नहीं पहुँच सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो फाइनली दे रिटर्न्ड बैक, ठीक है। तो वो बेबीलोन में गए, ठीक है। वापस जब अलेक्जेंडर बेबीलोन में जा रहे थे तो 323 BC में उनकी डेथ हो गई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर की, किस तरीके से वो इंडिया में है। एक बार हम रिवर्स के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे वो आए। और रिवर्स से याद करना बहुत ज़रूरी है आपको। ये आप याद रखना कि ऐसे इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, ठीक है, इस तरीके से ये रिवर्स अरेंज्ड हैं। तो क्या हुआ, पहले वो इंडस तक आए, ठीक है, उसके बाद फिर वो झेलम आए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इंडस और झेलम के बीच में पड़ता है तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। तो यहाँ पे इन्होंने तक्षशिला को एक्वायर किया, ठीक है। देखिए, रूलर्स ऑफ तक्षशिला एंड अभिसारा सबमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे तक्षशिला और अभिसारा के जो रूलर्स हैं वो मिले इनको। झेलम और चेनाब के बीच में पोरस मिले, ठीक है। सो पोरस डिड नॉट सबमिटेड टू हिम। तो यहाँ पे इन्होंने युद्ध लड़ा, पर क्या हुआ, क्योंकि कड़ी टक्कर दी तो फिर इन्होंने, अलेक्जेंडर ने इनको इनकी टेरिटरी वापस दे दी, ठीक है। एंड देन चेनाब और रावी के बीच में कौन सा एम्पायर आता है, सकाला, ठीक है, दैट इज़ मॉडर्न डे सियालकोट। सकाला इज़ मॉडर्न डे सियालकोट, ठीक है। अब तो पाकिस्तान में है। तो अब यहाँ पे आए, तो यहाँ पे इन्होंने युद्ध लड़ा, तो उसके बाद यहाँ पे भी इनकी विक्ट्री हुई, अलेक्जेंडर की विक्ट्री हुई। और फाइनली जब वो बियास रिवर तक पहुँचे तो उनके सोल्जर्स ने मना कर दिया कि वी कैन नॉट मूव एनी फर्दर, ठीक है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि उनकी जो आर्मी थी वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी थी इस टाइम पीरियड में। तो उन्होंने कहा कि अब हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं, वी हैव टू रिटर्न बैक। तो अलेक्जेंडर को वो चाहता नहीं था वापस रिटर्न होना, बट स्टिल क्योंकि सोल्जर्स ही नहीं माने तो क्या हुआ, उन्हें वापस जाना पड़ा। Okay, so one correction, Abhisara kingdom is not between Indus and Jhelum. It is between the Jhelum and Chenab. Okay, Abhisara is between Jhelum and Chenab. ठीक है, तो एक ये रीज़न बना। तो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो अब अलेक्जेंडर या मैसिडोनियन इन्वेजन या ग्रीक इन्वेजन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट रहा। देखिए, सबसे पहले देयर वाज डायरेक्ट यूरोपियन कांटेक्ट ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ, यूरोप और इंडिया को डायरेक्ट कांटेक्ट होने लगा। दो तरीके के ट्रेड रूट्स खुल गए, लैंड भी और सी रूट्स भी, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो इससे क्या होगा, इससे अगेन ट्रेड और कॉमर्स में इजाफा होगा, है ना। ट्रेड और कॉमर्स विल इंक्रीज बिटवीन बोथ यूरोप एंड इंडिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, क्योंकि इनडायरेक्टली क्या हुआ, दिस इन्वेजन मेड पॉसिबल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडो-बैक्ट्रियन एंड इंडो-पार्थियन स्टेट्स, ठीक है, विच एट लेटर स्टेज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस द इंडियन आर्किटेक्चर।
तो इंडो पार्थियन और इंडो बैक्ट्रियन स्टेट्स बनने लगे, फॉर्म होने लगे, ठीक है, आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ। तो उसका जो पूरा एम्पायर था वो अलग अलग रूलर्स को मिल गया, ठीक है, तो उन्होंने अपने अपने स्टेट्स बनाए, ठीक है, और जिसका इन्फ्लुएंस जो है वो इस जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उसमें पड़ता है। यहाँ पे एक स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होता है, दैट इज़ गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जब हम मौर्यन आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो इसमें आएगा, ठीक है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये जो गांधारा है ये रीजन कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो इन जो नॉर्थ वेस्ट में जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होता है, इसके ऊपर किसका, जो ग्रीक इन्वेजन, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, वो आर्ट एंड कल्चर का इम्पैक्ट जो है वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर में। फिर यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी जो है ये भी इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, ग्रीक से इंस्पायर होती है, जो होरा शास्त्र है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी दैट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक्स ओनली। फिर कॉइनेज यहाँ पे डेवलप हुआ, जो देखिए जो गोल्ड कॉइन्स हैं, ठीक है, वो सबसे पहले, ठीक है, वो इंडो ग्रीक्स ने ही स्टार्ट किए थे, ठीक है, इंडिया में। तो गोल्ड कॉइन्स वर स्टार्टेड बाय इंडो ग्रीक्स, ठीक है, तो कॉइनेज भी यहाँ पे डेवलप हुआ, तो कॉइनेज पे भी इम्पैक्ट आया। तो ये सब मेनली इम्पैक्ट्स थे ग्रीक इन्वेजन के, ठीक है, या फिर जो ग्रीक कॉन्टैक्ट हुआ इंडिया का उससे। तो द इन्वेजन ऑल्सो ओपन द आइज ऑफ इंडियन रूलर्स टू द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिफाइड एम्पायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एम्पायर डिस्टॉर्टेड था, कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, जो रूलर्स हैं, जो मॉडर्न रूलर्स हैं, उन्होंने फिर इस पर थोड़ा ध्यान लगाया कि अब स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए इस रीजन में, ताकि हम ऐसे कोई इन्वेजन्स जो हैं उसको रोक पाएँ, ठीक है। फिर ऑल्सो द डेट ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर इज द फर्स्ट रिलायबल डेट इन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहली रिलायबल डेट जिसको मानी जाती है, ठीक है, दैट इज इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। और यहाँ से क्या है कि क्रोनोलॉजी की जो डिफिकल्टीज़ हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, तो क्रोनोलॉजी जो है हम यहाँ से डेवलप कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि एक जो सॉलिड डेट है, एक मोस्ट रिलायबल डेट है, वो दी जाती है अलेक्जेंडर के इन्वेजन की, इस वजह से, ठीक है। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं, ये कुछ इफेक्ट्स हैं अलेक्जेंडर के इन्वेजन के, ये कुछ फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, तो नुकसान है तो बेनिफिट्स भी हैं, तो वो हमने पढ़े हैं इस लेक्चर में कि प्री मॉडर्न इन्वेजन्स क्या थे, कौन कौन से इन्वेजन्स थे, ईरानियन इन्वेजन, पर्शियन इन्वेजन, और कौन सा और था, मैसिडोनियन इन्वेजन, या फिर ग्रीक इन्वेजन, या फिर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा है ईरानियन इन्वेजन में हमने पढ़ा है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधार, ठीक है, और किस तरीके से डेरियस वन ने गांधार को कैप्चर किया और इससे क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स में इजाफा आया। फिर खरोष्टी स्क्रिप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, फिर बेल शेप्ड कैपिटल्स है वो यहाँ से इंस्पायर्ड हुए। देखिए ईरानियन पिलर्स, ठीक है, और जो अशोकन पिलर्स हैं, ठीक है, उसमें दोनों में ऑल्दो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि बेल शेप्ड कैपिटल्स, पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इन द आर्ट एंड कल्चर लेक्चर, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमने मैसिडोनियन इन्वेजन पढ़ा, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन पढ़ा, ठीक है, हमने समझा कि किस तरीके से रिवर्स कैसे हैं, ठीक है, इंडस और झेलम के बीच में तक्षशिला, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि तक्षशिला कौन सी रिवर्स के बीच में है, या पोरस की जो लड़ाई हुई थी वो कौन से रिवर्स के बीच में हुई थी। देखिए स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है कि पोरस रूल्ड फ्रॉम द रीजन तक्षशिला, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोरस जो है उसका जो रीजन है वो झेलम और चेनाब के बीच में है ना, और जो तक्षशिला है वो कहाँ है, इंडस और झेलम के बीच में, ठीक है। फिर सकला आता है, सियालकोट आता है, जो कि चेनाब और रावी के बीच में है, ठीक है, तो इसको रचना द्वाब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वाले आपको ये थोड़ी सी यहाँ की ज्योग्राफी समझनी है, और बाकी बैटल ऑफ वितस्ता, बैटल ऑफ हाइडेस्पिस और बैटल ऑफ झेलम के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और इसका जो अलेक्जेंडर का जो इफेक्ट है, अलेक्जेंडर के इन्वेजन का जो इफेक्ट है वो हमने पढ़ा कि कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स में इजाफा हुआ, और क्या हमने पढ़ा है कि अबाउट द एस्ट्रोनॉमी, कॉइनेज, आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंसेस है। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सो वी हैव कंप्लीटेड प्री मॉडर्न इन्वेजन्स हियर, ठीक है, दो ही इंपॉर्टेंट इन्वेजन्स थे। इसके बाद हमें अब मॉडर्न पीरियड स्टार्ट करना है। मॉडर्न पीरियड खत्म होने के बाद हम पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन्स पढ़ेंगे। पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन्स कौन से, इंडो ग्रीक्स, शक्स, कुशान्स, पहलव, ठीक है, ISPK वाले जो इन्वेजन्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न इरा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, and if you really like these lectures then do share these lectures, and do subscribe the channel, and also if you have any doubt then do comment below in the comment section. Okay, so see you in the next lecture. Thank you.